नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के देश में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 29 जून को आपका एसएससी सीपीओ का आपका लास्ट डे था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके जीकेजीएस से 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। हालांकि प्रश्नों का संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बच्चे भेजे ही नहीं हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न भेजे गए हैं आज के इन वीडियो में हम उन सब प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे वो लोग नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आज का देखिए, पहला जो प्रश्न है वह है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल 50 इसका राइट आंसर होगा। हालांकि आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया था कि अनुच्छेद 50 है जो कि किससे संबंधित है, तो ये आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 50 में दी गई है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से असंबद्ध करने के लिए राज्य कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 50 है वो दोस्तों आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग की बात करते हैं तो भाग 4 में आता है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का सभी अनुच्छेद आपका डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा डीपीएसपी को आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड इसे स्पेन के संविधान से लिया था। इसके अलावा डीपीएसपी की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका उद्देश्य आपका एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो इसको भी याद रखिएगा। ऐसा ही आपका ऑप्शन है जो कि देखने को मिलता है। इसके अलावा जो डीपीएसपी है उसको 3 विचारों पर आपका बांटा गया है। एक आपका गांधीवादी विचार पर बांटा गया है, यानी कि गांधीवादी, एक आपका समाजवादी है, एक आपका उदार बौद्धिकवादी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है। तो गोदान की बात करेंगे तो दोस्तों एक आपका सुप्रसिद्ध उपन्यास है जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर प्रेमचंद होगा। तो गोदान प्रेमचंद जी की रचना है, और प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछता है तो धनपत राय श्रीवास्तव इसका राइट आंसर होगा। और प्रेमचंद की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं में बात करेंगे, उपन्यास कौन कौन से हैं, तो सेवा सदन है, इसके अलावा प्रेमाश्रम है, इसके अलावा रंगभूमि है, और निर्मला है, गबन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है, और कर्म भूमि है, और आपका गोदान है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि राज्य विधानमंडल से संबंधित है। हालांकि आपसे भाग नहीं पूछा गया था, आपसे इसका आर्टिकल पूछा गया था। ठीक है, तो आर्टिकल पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका 168 होगा। लेकिन अगर आपसे इसका भाग पूछा जाता तो उसका राइट आंसर आपका भाग 6 हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल को भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में संबोधित किया गया है। इसमें राज्य विधायिका और कार्यकारी शाखा शामिल है। राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रियाएं, विशेषाधिकार और अन्य जिम्मेदारियां संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें कुछ अनुच्छेद हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि राज्यों में विधानमंडल का गठन से संबंधित अनुच्छेद आपका 168 है जो कि आज ही आपका आया था। इसके अलावा विधान परिषद की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद आपका 169 है, और विधानसभा की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद आपका 170 है। इसके अलावा विधानसभा के संरचनाओं की बात करते हैं तो वो आपका अनुच्छेद 171 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 172 आपका राज्य विधानमंडल की अवधि से संबंधित है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 यानी कि 78 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इस बारे में बात करता है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होगा, उसके द्वारा उपयोग की जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि को
5 वर्षों तक परिभाषित करता है। अनुच्छेद 58 बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में बात करता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पदों की शर्तों के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 71 यानी कि 71 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट कप्तान की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर लाला अमरनाथ होगा। लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान हैं। इसके अलावा इनका पूरा नाम लाला अमरनाथ भारद्वाज था। टेस्ट क्रिकेट में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए शतक बनाने वाले भी पहले बल्लेबाज थे। इसके अलावा उन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीत में भारत की तरफ से कप्तानी की थी और भारत सरकार के द्वारा उन्हें 1991 में पद्म भूषण के नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सिर्फ यहाँ आपका स्वतंत्र न रहता, सिर्फ रहता कि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका सी.के. नायडू होता। सी.के. नायडू टेस्ट मैच में लेकिन आज़ादी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। इन्होंने 1938 के क्रिकेट टीम की कप्तानी है जो कि किया था। ठीक है, तो सी.के. नायडू ट्रॉफी भी है इन्हीं के नाम पर है जो कि आपका क्रिकेट से ही संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो जो लक्षद्वीप है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की संख्या की बात करते हैं तो साल 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका मात्र वहाँ का जनसंख्या 64,429 है। और इसके बाद भारतीय राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है जिसकी आबादी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 19,98,12,341 है। और सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो आपका सिक्किम है, यहाँ का जनसंख्या मात्र 6,10,577 है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य में, और तीसरे पर बिहार है, चौथे पर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और पाँचवें पर आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और संघ शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश तो आपका दिल्ली है। यहाँ का जनसंख्या कितना है तो 1,67,87,941 है। और लक्षद्वीप के बारे में तो अभी हम लोग ने बात किया ही, तो सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, इसके अलावा जो दिल्ली का जनसंख्या है वो आपका जम्मू कश्मीर मतलब राज्यों में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर से भी अधिक है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर आपका पुडुचेरी होगा। वहाँ का आबादी मात्र 12,47,553 है। और चंडीगढ़ की बात करेंगे तो तीसरा स्थान पर है यूटी के मामले में 10,55,450 वहाँ की आबादी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 कैसे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 156 है वो आपका राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिख के द्वारा पदत्याग करता है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी तब तक पद पर बना रहेगा तब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है। इसके अलावा राज्यपाल से संबंधित और भी प्रमुख अनुच्छेद है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। और जैसा कि अनुच्छेद 153 है जो कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा उसके बारे में बात करता है। साथ में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल मतलब एक जो राज्यपाल है एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। इसका भी जिक्र आपका अनुच्छेद 153 में ही किया गया है। अनुच्छेद 154 आपका
राज्य की कार्यपालिक शक्ति के बारे में बताता है कि राज्य की जो कार्यपालिक शक्ति वो राज्यपाल में निहित होगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के नियुक्त होने की अर्हता से संबंधित है। अनुच्छेद 158 आपका राज्यपाल कार्यालयों के लिए दशाएं से संबंधित है। में भी आपका यही क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया था कि राज्यपाल कार्यालयों की दशाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अगर ये आपका पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 158 होने वाला है। राज्यपाल के द्वारा जो शपथ ग्रहण होता है अनुच्छेद 159 के तहत। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य अनुच्छेद 160 के तहत। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 161 के तहत। राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति की सीमा के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 162 के तहत। मंत्रिपरिषद का राज्यपाल का सहयोग तथा सलाह लेना या देना या आपका अनुच्छेद 163 के तहत। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कार्यकाल, नियुक्ति और वेतन आदि, ये आपका अनुच्छेद 164 है। राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद 165 है। इसके अलावा राज्य की सरकार के द्वारा संचालित जो कार्यवाही होगी वो आपका अनुच्छेद 166 के तहत। राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का दायित्व होगा, यह अनुच्छेद 167 के तहत। इसके अलावा राज्य विधायिका का सत्रावसान तथा उसका भंग होना अनुच्छेद 174 के तहत। इसके अलावा राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदन के संबोधित करने का अधिकार या संदेश देने का अधिकार, यह अनुच्छेद 175 के तहत। राज्यपाल के द्वारा जो विशेष संबोधन होगा वह आपका अनुच्छेद 176 के तहत। विधेयक पर सहमति आपका राज्य विधेयक पर सहमति अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 201 के तहत। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है उसके करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत। और राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत। इसके अलावा राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की सलाह लेना अनुच्छेद 217 के तहत। राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना 233 अनुच्छेद के तहत। और राज्यपाल के द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं, यह अनुच्छेद 234 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था। तो 1992 की बात करते हैं तो 1992 में जो आपका रेमन जो मैग्सेसे जो पुरस्कार है पंडित रविशंकर को मिला था। तो इसका राइट आंसर आपका पंडित रविशंकर होगा। ये आपके भारत के संगीतकार हैं। ठीक है, इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय की बात करेंगे तो ये आपके आचार्य विनोबा भावे हैं। और इनको 1958 में यह पुरस्कार मिला था। और ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी शुरुआत आपका 1957 में होता है। एशिया का नोबेल इस पुरस्कार को कहा जाता है। इसके अलावा भारत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार आपसे पूछेगा तो आपके MS सुब्बलक्ष्मी है, जिनको 1974 में यह पुरस्कार मिला है। इसके अलावा MS सुब्बलक्ष्मी की बात करेंगे तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भी यह भारत की पहली संगीतकार है जिन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय पूछेगा तो ये आपके मदर टेरेसा हैं। 1962 में यह पुरस्कार इनको मिला है। और अब तक की बात करेंगे तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की संख्या 54 है। और अभी हाल ही में असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर RN कवि कन्नर को वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई ऐसा इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर ओम मीटर या RHO इसका राइट आंसर होगा। विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम मीटर है। और यह विद्युत प्रतिरोध की ऐसी व्युत्पन्न इकाई है जिसका नाम जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना है जो कि किसने किया है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका स्वामी विवेकानंद होगा। रामकृष्ण मिशन एक आपका हिंदू धार्मिक आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा श्री रामकृष्ण परमहंस देव 19वीं सदी के बंगाल में एक संत और धार्मिक नेता थे और वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी भी थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव के उल्लेखनीय शिष्यों में से एक थे। और स्वामी स्मरणानंद रामकृष्ण मिशन मठ और रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ भिक्षु अध्यक्ष हैं, वो इसके 16वें अध्यक्ष हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है उगादी के बारे में कि उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। उगादी की बात करेंगे तो कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के नए साल का दिन है। यह जो त्यौहार है इन क्षेत्रों में हिंदू चंद्र कैलेंडर में चैत्र माह के पहले दिन का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक के प्रसिद्ध त्योहारों की बात करते हैं तो कनकदास जयंती करगा आपका यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कि करगा एग्जाम में भी आता है। केरल का प्रसिद्ध त्यौहार के बारे में बात करेंगे तो ओनम है, कल परसों पूछा गया है, और आपका पूरम है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्यौहार की बात करते हैं तो पोंगल है, पुठंदू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं, जिनको भी हाल ही में 2024 में आपका भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी और इन्हें दे भी दिया गया है। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न के अलावा कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसा कि 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता, 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1989 में, और 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। साथ में 1986 में इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो आपके एम एस स्वामीनाथन हैं इनका जो मृत्यु है 28 दिसंबर 2023 को हो गया था। इसके बाद मरणोपरांत इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये आपके भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जान जाते हैं, लेकिन अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर आपका नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक आपका इतना ही क्वेश्चन मिला है, और क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम लोग PDF में शामिल करने का प्रयास करेंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।